जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सैलरी। कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? सैलरी। तो सैलरी करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सैलरी की लिख लेते हैं, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी नाम बड़ा आसान लगता है इसमें बहुत कुछ। तो हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला आइटम है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन बोनस कमीशन वेजेस एडवांस सैलरी प्लस एरियर ऑफ सैलरी। एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी प्लस फीस प्लस ग्रेच्युटी प्लस लीव सैलरी ऑब्लिक एनकैशमेंट। लीव सैलरी ऑब्लिक एनकैशमेंट। हाँ जी, ऊपर वाला पार्ट आप सबने नोट कर लिया क्या? युग शाश्वत। यस सर। इसको ऊपर कर दूं स्क्रीन को? यस सर। राइट। तो पहला हमने लिखा है बेसिक सैलरी, देन बोनस, कमीशन, वेजेस, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, फीस, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट प्लस और ऐड करते चलते हैं इसमें। ये आ गया लीव एनकैशमेंट प्लस कम्यूटेड पेंशन प्लस अनकम्यूटेड पेंशन ऐड करिए। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन VRS। compensation received on VRS plus retrenchment compensation plus leave travel concession plus rent free allowance, rent free allowance, sorry,
रेंट फ्री अलाउंस कुछ नहीं होता, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन ऐड करिएगा। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन को। ऐड करिएगा इसमें हाउस रेंट अलाउंस प्लस प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड प्लस प्रॉफिट इन lieu of salary, profit in lieu of salary plus dearness allowance, dearness allowance plus entertainment allowance, entertainment allowance plus employment oblique professional tax, employment or professional tax plus all allowances plus perquisites, allowances, perquisites plus fringe benefits, fringe benefits। और क्या रह गया इसमें? मुझे लगता है शायद हो जाएगा, इतना कुछ रहेगा तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या है? अरे क्या देखो, इन सबको हम ऐड करते हैं, तुम्हारे पास जो आंसर आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। ठीक, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद करिएगा, लिखिएगा लेस, इसमें से कुछ माइनस होता है। क्या माइनस होता है? सबसे पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ब्रैकेट रोमन में स्मॉल 1 है, 1A। दूसरा, entertainment allowance अंडर सेक्शन 16 ब्रैकेट 2, रोमन में 2, ऐसे ही रोमन में ऊपर 1 देंगे, राइट। और तीसरा लास्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन
16 ब्रैकेट 3। ये ग्रॉस सैलरी से तीन चीज़ें आप माइनस करेंगे। ग्रॉस सैलरी ये रही आपकी, इन ग्रॉस सैलरी से ये आप तीन चीज़ें माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ गया यही हमें कैलकुलेट करना था। इसके तीन नाम होते हैं टैक्सेबल सैलरी, नेट सैलरी, ऑब्लिक इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो इसी को हम इनकम अंडर हेड सैलरी बोलते हैं, जो जीटीआई में हम ऐड करते हैं। जो जीटीआई में हम इनकम अंडर हेड ऐड करते हैं सैलरी, वो यही वो सैलरी है जो आप एज इट इज़ जो दी हुई थी उसको ऐड कर लेते थे। अब जरा इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है कहानी। ये रहा पूरा पार्ट आपकी स्क्रीन पे जो हमने लिखा, ठीक है जी। शुरू करें हम इसको डिस्कस करना। जी, इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी अब स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं जिससे कि एक आइटम हमें विजिबल हो। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरी कहानी सैलरी की। इनकम अंडर द हेड सैलरी कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल सैलरी। शुरू करें जी। नीचे ग्रॉस सैलरी पहला पार्ट है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 1(a)। दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 ब्रैकेट 2। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 ब्रैकेट 3। इन तीनों को माइनस करके जो हमारे पास आंसर आया उसका नाम टैक्सेबल सैलरी, उसी का नाम नेट सैलरी और उसी का नाम इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक, अब ये एक एक आइटम देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, जैसे अगर किसी की नौकरी लगी हो तो आपने वर्ड सुना होगा कि जी मेरा पैकेज 6 लाख रुपए का है। कोई ये नहीं कहता कि जी बेसिक सैलरी 6 लाख की, पैकेज 6 लाख रुपए का है। वो पैकेज, इन सबको जोड़ोगे तो ये पैकेज है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या है? पैकेज बन जाता है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये बहुत सारे पार्ट्स होंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो पता लगेगा कौन सा पैसा किस काम के लिए दिया जा रहा है। ठीक, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बेसिक सैलरी। वो क्या है जी? बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी क्या होती है? कोई बंदा जिसको नौकरी पर रखा जाता है, उसके स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस के बेस पर जो मिनिमम तनख्वाह तय की जाती है उसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। ये जो मैंने आपको कहानी बताई, इसके बेस पर तीन चीज़ों के बेस पर, वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? उसका क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस। हर जगह सच नहीं होता। तो ये जो तीन कहानियाँ हैं ये तब वैलिड हैं जब बंदा किसी ऊंची पोस्ट पर है। अगर कोई चाय वाला है, उसको पूछें कि आप कितना क्वालिफाइड हो, वो कहे मैं MA हूँ और 25 सालों से चाय ही बना रहा हूँ और बहुत टेस्टी चाय बनाता हूँ, तो क्या उस चाय वाले भैया को 1 लाख रुपये सैलरी दोगे क्या? तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है बेसिक सैलरी वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइड हायर पोस्ट पर वैलिड होता है। क्लियर? बेसिक सैलरी क्या होता है? दूसरा है बोनस। बोनस भी सैलरी का पार्ट है। जब कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेस्टिवल हो
या प्रॉफिट ज़्यादा हो तो उसका एक हिस्सा एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो बोनस कहलाता है। और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है तो सैलरी का पार्ट बन जाता है। तीसरा पार्ट है कमीशन। नॉर्मली ये जो कमीशन होता है ये सेल बेस्ड होता है। आप ज़्यादा सामान अगर बेचेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। जो आपके पास कभी कभी टेलीफोन आते होंगे, फ़ोन आता होगा कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, बजाज फाइनेंस से लोन ले लीजिए। वो जो बंदा आपको फ़ोन कर रहा है या कर रही है उसकी बेसिक सैलरी फिक्स की जाती है 5,000 रुपये, और उसको कहा जाता है जितना आप लोन बेचोगे उसका 2% 3% कमीशन आपको दे दिया जाएगा। तो बेसिक प्लस कमीशन पर वो कहानी चलती है। सैलरी नॉर्मली मंथली होती है, पर अगर डेली बेसिस पर मिले तो उसको वेजेस कहते हैं। क्लियर? कमीशन क्या होता है? नॉर्मली सेल बेस्ड होता है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर कहे कि आपको ये काम करना है, परफॉर्मेंस के बेस पर आपको कुछ एडिशनल भी पैसा दे देंगे, वो एक तरीके से कमीशन। नॉर्मली ये कमीशन सेल बेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांस सैलरी। ये एडवांस सैलरी क्या होती है? आज मिस्टर एक्स के यहाँ, हाँ जी बताइए। ज्वाइनिंग बोनस जो है वो बेसिक सैलरी का पार्ट होता है। कौन सा बोनस? ज्वाइनिंग बोनस जैसे मिलता है ना, ये क्या होता है? जब रिक्रूटमेंट होती है हाँ, तब ज्वाइनिंग बोनस भी साथ मिलता है। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। 95% केसेस में नहीं मिलता है। ठीक है। ये वो जो आप पार्ट पूछ रहे हैं वो अभी प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी डिस्कस करेंगे तो वहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है। ओके, राइट। नेक्स्ट इज एडवांस सैलरी। मिस्टर एक्स है, उनके यहाँ फैमिली में बहुत खुशी का माहौल है, घर में शादी है, पैसा नहीं है। एम्प्लॉयर को कहा जी आने वाले 6 महीने की तनख्वाह भी आज ही दे दीजिए, तो वो क्या है? एडवांस सैलरी है। वो क्या है? एडवांस सैलरी, और अभी टैक्स होगा वो पैसा, एडवांस सैलरी, इसलिए ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन गया है। राइट। नेक्स्ट इज एरियर ऑफ सैलरी। नेक्स्ट इज एरियर ऑफ सैलरी। मेरी सैलरी आज 10,000 रुपये महीना है, पिछले 2 साल से यही है। एम्प्लॉयर ने मुझे वादा किया था कि आपकी सैलरी 1 जुलाई 2022 को 13,000 रुपये कर दी जाएगी, पर आज भी कितनी मिल रही है? 10,000 ही मिल रही है। तो मैंने एम्प्लॉयर को कहा अब तो दे दीजिए। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, आपकी सैलरी बैक डेट से बढ़ा देते हैं, 1 जुलाई से ही 12-13,000 रुपया मानी जाएगी। तो अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, जब सितंबर का महीना ख़त्म होगा तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? 13,000 रुपया। पर सितंबर से पहले जो जुलाई अगस्त 2 महीने का 6,000 रुपया वो भी तो मिलेगा बैक डेट से। वो जो 6,000 मिला वो एरियर ऑफ सैलरी है और वो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, तो इसका मतलब टैक्सेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फीस। कभी कभी एम्प्लॉई कोई फीस अगर ले लेता है एम्प्लॉयर से तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट है। देन नेक्स्ट इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी वर्ड जो आया है वो आया ग्रेच्युटस से। ग्रेच्युटस का मतलब होता है थैंकफुलनेस पेमेंट। ग्रेच्युटस का मतलब क्या होता है? थैंकफुलनेस पेमेंट। अगर हम किसी एम्प्लॉई का धन्यवाद करें कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सेवाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दी, तो खाली धन्यवाद गुलदस्ता नहीं देना, उसको पैसा भी देना है। वो जो पैसा उसको दिया वो ग्रेच्युटी है। ये वेस्ट बंगाल पहला स्टेट था जिसने ग्रेच्युटी देना शुरू किया था। भारत सरकार को बहुत पसंद आई ये स्कीम,
और गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट कर ली और सेंटर में एक्ट बना दिया, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, राइट। उसके बाद लीव एनकैशमेंट और लीव सैलरी। ये जो ग्रेचुटी है ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये क्या है? तो नौकरी पर रहते हुए किसी को नॉर्मली ग्रेचुटी नहीं मिलती। ग्रेचुटी कब मिलेगी? रिटायरमेंट पर, जब बंदा रिटायर हो रहा होगा तब पेमेंट की जाएगी ग्रेचुटी, राइट। नेक्स्ट इज लीव सैलरी, ये इसका दूसरा नाम लीव एनकैशमेंट। मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है आप एक साल में 15 छुट्टियां ले सकते हैं। कितनी छुट्टियां ले सकते हैं? 15। और मैंने 20 साल अगर नौकरी की हो तो 15 छुट्टियां एक साल की, 20 साल की कितनी छुट्टियां हो गई? 300 छुट्टियां। मैंने सिर्फ 210 छुट्टियां ली 20 सालों में, तो कितनी छुट्टियां नहीं ली जो बच गई? 90। वो जो 90 डेज का मेरा लीव है, सरकार एम्प्लॉयर उसका मुझे पैसा देगा रिटायरमेंट पर। उसका मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिल जाएगा। कब? रिटायरमेंट पर, जिसको लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज कम्यूटेड पेंशन। नेक्स्ट इज कम्यूटेड पेंशन क्या होता है और अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है, ये अभी डिस्कस नहीं करते हम, समय खराब होगा। जब मैं आपको कम्यूटेड अनकम्यूटेड बताऊंगा तो कर लेंगे। कम्यूटेड का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लमसम, और अनकम्यूटेड का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए मंथली। लमसम लिखेगा, कम्यूटेड का मतलब LUMPSUM, लमसम, और ये मंथली। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब कहानी समझ आएगी। बंदे के रिटायर होने के बाद एम्प्लॉयर भी जो उसे मंथली या लमसम कुछ पैसा देता है उसको पेंशन कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर किसी एम्प्लॉयर के पास काम ही खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? उसको निकाल दे नौकरी से। पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी होती है तो वहाँ पर ऑप्शन होती है VRS की, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप खुद ही नौकरी छोड़ के चले जाओ, और वो ऐसा नहीं है सरकार ने कहा जी खुद नौकरी छोड़ के चले जाओ कहानी खत्म होगी, नहीं। सरकार कहती है अगर खुद नौकरी छोड़ोगे, हम तो छुटा नहीं सकते ज़बरदस्ती, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। खुद नौकरी छोड़ोगे तो आपको 10 लाख 20 लाख कुछ रुपया देंगे, रिक्वेस्ट है छोड़ दो। तो जो 10 लाख 5 लाख 2 लाख जो मिलेगा वो कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन VRS है। जो आर्मी में जो जवान होते हैं, सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट ये आर्मी में ही है। आर्मी में बॉर्डर पर एक जवान पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर खड़ा है और उधर से गोली आई और उसके पैर में लग गई। अब आर्मी का जो जवान होता है उसकी एज 35 ईयर्स होती है, 35 साल तक वो काम कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। आर्मी में एज नॉर्मली 60 होती है, आर्मी में 35 होती है। बंदे को गोली लग गई, अब वो काम नहीं कर सकता, इसलिए वो VRS ले लेगा। तो आर्मी में VRS का ऑप्शन होता है। हाँ जी बताओ सर। जी। सर VRS वाले पर फीड कर दो, मेरा लीव हो गया स्टार्टिंग। राइट। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब जो होती है वो सिक्योर होती है, गवर्नमेंट आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट के पास ही काम ना हो तो गवर्नमेंट कहती है भाई कोई नौकरी छोड़ के जाना चाहे तो चला जाए। और वो छोड़ के जो जाएगा बंदा नौकरी, ऐसा नहीं है बस छोड़ के चला गया कहानी खत्म हो गई, नहीं। गवर्नमेंट उसको छोड़ने पर पैसा देगी, तो वो जो पैसा मिला वो कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन VRS है। इसका आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आपने किसी ने BSNL का नाम सुना है? BSNL के फ़ोन बिकने बंद हो गए क्या? हाँ या ना? हाँ। पर उसमें BSNL सरकारी कंपनी है, क्या वहाँ पर लोग नौकरी करते हैं? फ़ोन बिकने बंद हो गए तो वो लोग काम क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे?
काम करेंगे नहीं, क्या सरकार उनको नौकरी से निकाल सकती है? तो सरकार ने BSNL वालों को कहा भैया तुम्हारे लिए स्कीम है VRS, अगर नौकरी छोड़ के जाना चाहो आज ही तो छोड़ देना, छोड़ने पर आपको 5-5 लाख रुपया भी देंगे। तो ये कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन VRS का केस है, राइट। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो उसको रिट्रेंच बोलते हैं। रिट्रेंच कर दिया गया, हिंदी में बोलते हैं उसको छटनी कर दी गई। क्या कर दी गई? छटनी कर दी गई। क्या जेट एयरवेज बंद हो गया? आए ना, जेट एयरवेज बंद चल रहा है, बंद। जेट एयरवेज को बंद हुए काफी समय हो गया है, ठीक। दोबारा स्टार्ट हुआ हो तो हो सकता है, अदरवाइज बंद हो चुका है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज एक प्राइवेट कंपनी है। जेट एयरवेज एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। जेट एयरवेज में क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉइज, अब कुछ क्या काम के रहे नहीं, लगभग जेट एयरवेज में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब काम रहा नहीं, पैसेंजर ज़्यादा है नहीं, तो जेट एयरवेज ने कहा भाई हम क्या करेंगे, सिर्फ 600 लोगों को रखेंगे, तो बाकी 14 को क्या करेंगे, 1400 रिट्रेंच कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। रिट्रेंचमेंट का तरीका क्या होगा? अलग अलग बेस हो सकता है। कहा जी जो सबसे पुराने हैं वो रहेंगे, बाकी चले जाओ। दूसरा तरीका हो सकता है, बोले जी सबका रिकॉर्ड निकालेंगे, जिसने सबसे ज़्यादा छुट्टियां ली होंगी उनको निकाल देंगे। तीसरा तरीका हो सकता है, जो रेगुलरली लेट आता है उसको निकालेंगे। तो स्क्रूटनी करके निकाला ना, छटनी की रिट्रेंचमेंट, ऐसे ही नहीं निकाल सकते, गवर्नमेंट का रूल होता है। ऐसे ही आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते, ज़बरदस्ती निकालना चाहते हैं तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा दे देना बस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे देना। क्लियर है? नेक्स्ट इज लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC। एम्प्लॉय बड़ा परेशान है रोज रोज नौकरी पर आकर। एम्प्लॉयर कहता है भैया ये लो एरोप्लेन का टिकट और आप गोवा घूम आइए। तो गोवा घूमने का, आने जाने का जो एयरप्लेन का जो टिकट है वो टिकट लीव ट्रेवल कंसेशन है। क्या एम्प्लॉयर से फायदा है? क्या एम्प्लॉय की जेब से लगा, एम्प्लॉयर ने पैसा दिया? तो एम्प्लॉयर जो भी पैसा देगा वो सब इनकम है। एम्प्लॉयर जो भी पैसा देगा वो सब इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA। स्टाफ क्वार्टर नाम का वर्ड सुना है किसी ने? सुना? स्टाफ क्वार्टर। बंगलो रोड देखा यूनिवर्सिटी में किसी ने? बंगलो रोड पर जो कोठियां बनी हैं वो किरोड़ीमल के टीचर्स को मिली हुई, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज की वो कोठियां हैं, जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनको दे दी जाती हैं, आप यहाँ रह लें, जब तक नौकरी है तब तक वहाँ रह सकते हैं। बात समझ आ गई? वो जो घर मिला, एकोमोडेशन मिला, वो रेंट फ्री है। वो क्या है? तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन है। क्या एम्प्लॉयर से फायदा है वो? क्या एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को एक तरीके का बेनिफिट है वो? यस और नो? यस है तो भाई सैलरी में ऐड कर दो। मॉनेटरी टर्म्स में कैसे मेजर होगा, उन सब के लिए हर एक पर एक एक क्लास लगाएंगे, है ना? रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ये क्या होता है? एम्प्लॉयर कह रहे जी ये लो 8000 रुपये महीना, ये लो, और खुद किराए का घर कोई ले लेना और रह लेना। किराया चाहे 5000 हो चाहे 10000, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आपको फिक्स्ड पैसा देंगे 8000 रुपये। तो इसका मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन में प्रॉपर्टी मिली है, घर मिला है, जबकि HRA में पैसा मिला है। तो HRA RFA में यही फ़र्क है। क्लियर है? और अगर मेरा अपना ही घर हो तो भी HRA मिलेगा, वो फिर आप अपनी जेब में रखें।
ठीक है।